सम्राट अशोक, एक ऐसा नाम जो इतिहास में सिर्फ राजा नहीं, एक टर्निंग पॉइंट है। लोग अक्सर उसे शांति का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उसकी कहानी की शुरुआत शांति से नहीं, सत्ता, संघर्ष और जीत की भूख से होती है। सोचो, एक ऐसा सम्राट जिसके नाम से लोग डरते थे, जो जीत के लिए किसी को नहीं छोड़ता था। और फिर एक दिन वही राजा अपने ही हाथों से किए गए खून को देखकर अंदर से टूट जाता है। यही है अशोक की सबसे बड़ी कहानी, एक क्रूर विजेता से धर्माशोक बनने तक का सफर। अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। उसके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उसके पिता थे बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य उस समय भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यवस्थित साम्राज्य माना जाता है। प्रशासन, सेना, व्यापार और कानून, सब कुछ मजबूत। लेकिन अशोक का रास्ता आसान नहीं था। राजमहल में सिंहासन की लड़ाई थी, वारिस कई थे, सत्ता की भूख भी। अशोक बचपन से तेज, निर्णायक और निडर था। उसमें नेतृत्व था, पर साथ में कठोरता भी। उसे प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गईं ताकि वह शासन की असली दुनिया देखे, जहां विद्रोह, अव्यवस्था और सत्ता की परीक्षा होती है। यहीं से उसकी छवि बनती गई, अशोक भेज दो, समस्या खत्म हो जाएगी। जब अशोक सत्ता में आया तो उसके सामने केवल राजगद्दी नहीं थी, एक सपना था, पूरे उपमहाद्वीप को एक शासन में लाना। उस समय कई क्षेत्र मौर्य नियंत्रण में थे, लेकिन एक राज्य ऐसा था जो सिर नहीं झुका रहा था, कलिंग। कलिंग आज के ओडिशा और आसपास के क्षेत्र में माना जाता है। यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह व्यापार, समुद्री संपर्क और सैनिक ताकत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था। कलिंग की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहां का नियंत्रण मतलब समुद्री व्यापार और तटवर्ती मार्गों पर पकड़। अशोक के लिए कलिंग जीतना सिर्फ विस्तार नहीं, रणनीतिक मजबूरी भी बन गया। और फिर आता है इतिहास का सबसे प्रसिद्ध अध्याय, कलिंग युद्ध। युद्ध शुरू हुआ, सेना उतरी, लड़ाई चली, और अंत में जीत अशोक की हुई। लेकिन जीत के बाद जो हुआ, वही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। कहा जाता है कि युद्ध में भारी जनहानि हुई, बहुत लोग मरे, बहुत घायल हुए, बहुत विस्थापित हुए। और सबसे खास बात यह है कि इस दुख का संकेत हमें अशोक के अपने शिलालेखों में भी मिलता है। यानी यह सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास में दर्ज एक पछतावा है। कल्पना करो, धुआं उठता हुआ शहर, रोते हुए परिवार, घायल लोग, टूटे हुए घर, और हर तरफ सन्नाटा। जीत का जश्न नहीं, बल्कि एक खौफनाक खालीपन। और उसी बीच खड़ा है सम्राट अशोक, जिसने राज्य तो जीत लिया, लेकिन अपने अंदर कुछ खो दिया। यहीं से अशोक बदलता है। यह बदलाव एक दिन में नहीं, एक झटके में शुरू होता है। उसके मन में सवाल उठता है, अगर जीत की कीमत मानवता है, तो ऐसी जीत का क्या मतलब? अशोक को एहसास होता है कि सत्ता केवल तलवार से नहीं चलती, सत्ता की असली परीक्षा तब होती है जब राजा अपने फैसलों की जिम्मेदारी ले। इसी दौर में उसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बढ़ता है। लेकिन ध्यान देना, अशोक ने सिर्फ धर्म नहीं अपनाया, उसने शासन का तरीका बदला। उसने एक विचार अपनाया जिसे वह धम्म कहता है। धम्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं था। धम्म का अर्थ था जीने और शासन करने का तरीका। अहिंसा, दया, सत्य, संयम, माता पिता का सम्मान, बड़ों का आदर और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। अशोक का संदेश यह नहीं था कि सब एक धर्म मानो। उसका संदेश था, सब एक दूसरे का सम्मान करो। यही कारण है कि अशोक को सिर्फ धार्मिक राजा नहीं, एक नैतिक प्रशासक भी माना जाता है। अब लोग सोचते हैं, अशोक बस उपदेश देता था, लेकिन असली बात यह है कि उसने प्रशासन में बड़े बदलाव किए। उसने अपने विचार पत्थरों पर लिखवाए, शिलालेख और स्तंभ लेख। ये संदेश जनता तक सीधे पहुंचाने का तरीका था। उस समय जब संचार के साधन सीमित थे, पत्थर पर लिखे संदेश मतलब राजा की आवाज को स्थायी बनाना। अशोक ने यह भी कहा कि राजा का काम सिर्फ दंड देना नहीं, प्रजा की देखभाल करना भी है। कहा जाता है कि उसके शासन में यात्रियों के लिए रास्तों पर सुविधाएं, छाया के लिए पेड़ और कुछ स्थानों पर चिकित्सा जैसी सहायता को बढ़ावा मिला। उसने पशुओं के प्रति दया, अनावश्यक हिंसा रोकने और नैतिक जीवन की बात की। उसने अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाने की कोशिश की, ताकि प्रशासन सिर्फ आदेश देने वाला न बने, बल्कि सुनने वाला भी बने। यह शासन का एक ऐसा मॉडल था जिसमें विजय का मतलब केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतना था। अशोक का प्रभाव भारत तक सीमित नहीं रहा। उसके शासनकाल में बौद्ध विचारों का प्रसार आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचा, दूतों और सांस्कृतिक संपर्क के जरिए।
यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी सम्राट ने अपने विचारों को युद्ध से नहीं, संदेश और नीति से फैलाने की कोशिश की। फिर भी एक सवाल उठता है, क्या अशोक पूरी तरह बदल गया था? इतिहास हमें बताता है कि किसी भी सम्राट के लिए राज्य चलाना हमेशा जटिल होता है। लेकिन अशोक की खास बात यही थी कि उसने खुद को बदलने की कोशिश की और उस बदलाव को शासन में उतारा। यही उसे अलग बनाता है। अशोक की लेगेसी आज भी जीवित है। अशोक चक्र आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर है। यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं, एक संदेश है कि शक्ति का सर्वोच्च रूप नैतिक शक्ति हो सकती है। अशोक इसलिए महान नहीं कि उसने युद्ध जीता। अशोक इसलिए महान है क्योंकि उसने युद्ध के बाद खुद से सवाल किया। उसने खुद पर जीत हासिल की। और यही उसकी कहानी का सबसे बड़ा थ्रिलर ट्विस्ट है। जिस राजा से लोग डरते थे, वही राजा इतिहास में शांति, नीति और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया। तो अगली बार जब तुम सम्राट अशोक का नाम सुनो, तो उसे सिर्फ एक धार्मिक राजा मत समझना। उसे एक ऐसा इंसान समझना जिसने